देखिए बेटा जी, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कराया था डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहला टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा टाइप था क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और डीकंपोजिशन रिएक्शन के फर्दर 3 टाइप होते हैं, जिसमें पहला टाइप मैंने आपको बता दिया था थर्मल डीकंपोजिशन। सभी थे ना भाई? थर्मल डीकंपोजिशन की मीनिंग क्या बताई थी मैंने, कि हीट के इफेक्ट से अगर कभी डीकंपोजिशन हो रहा है, यानी एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन। कहीं भी ये वर्ड आए थर्मल, थर्मल का मतलब हीट से रिलेशन है, ध्यान रहेगी बात। अच्छा जी, उसके बाद मैंने दूसरा बताया था इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। ये रिकैप दे रहा हूं, इसलिए पूरी बात नहीं बता रहा, पिछली क्लास में करा चुका हूं। इलेक्ट्रोलिसिस लिटिक डीकंपोजिशन, इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कभी डीकंपोजिशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। गॉट इट? अच्छा जी, और इसके बाद लास्ट एक रह गया था पिछली क्लास में बताना, फोटो डीकंपोजिशन। फोटो डीकंपोजिशन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोटो डीकंपोजिशन? हियर फोटो रेफर्स टू बेटा लाइट। यहां पे फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट के हेल्प से अगर डीकंपोजिशन कभी भी हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड फोटो डीकंपोजिशन। गॉट इट? कोई दिक्कत किसी को? तो फोटो डीकंपोजिशन का मतलब होता है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइट। ओके, एग्जांपल बताओ सर। सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड होता है, और इस पे लाइट अगर फॉल करे तो सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग हो जाता है। ठीक है भाई, सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग हो जाता है। इतना कह देने मात्र से बात नहीं होती है, जिस भी रिएक्शन का डेली लाइफ में कहीं यूज है वो आपको याद करना पड़ता है। इसमें जरा देखो क्या स्पेसिफिक है। पहली बात तो बैलेंसिंग आपको बता रखा है। ये सिल्वर ब्रोमाइड है, जिसका कलर जानते हो क्या होता है? आपके नोट्स में लिखा होगा, ढूंढ के बताओ मुझे। सिल्वर ब्रोमाइड पेज नंबर 5 पर सबसे ऊपर देखो, अलग अलग कंपाउंड्स के कलर लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर नहीं, उससे जस्ट नीचे, सेकंड नंबर। हाँ जी, नहीं है तो लास्ट पेज पर देखो, जहां पे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और वर्कशीट से पहले। सिल्वर ब्रोमाइड येलो या वाइट होता है, ठीक है, येलोइश होता है या वाइट होता है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड पे अगर लाइट फॉल करती है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। वो सिल्वर और ब्रोमीन में अलग अलग हो जाता है। और सिल्वर का कलर क्या होता है? सिल्वर का कलर सिल्वर नहीं होता, ग्रे होता है, लाइट ग्रे कहते हैं उसको, ठीक है। सिल्वर का कलर सिल्वर नहीं बोलते बेटा, लाइट ग्रे, ठीक है। तो अगर मान लो सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट के एक्सपोजर में रखा जाए तो वो ब्रेक होके अपना कलर चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमीन अलग, तो सिल्वर का कलर ग्रे होता है, वो दिखता है हमें, ठीक है। और इसका रियल लाइफ में आज के डेट में तो अब यूज नहीं होता, या यूं कह लो हम लोग करते नहीं है। लेकिन पहले जमाने में फोटोग्राफी के लिए ना एक रोल यूज होता था। आप लोगों ने तो शायद ही देखा होगा, हमारे जमाने में होता था जब हम आपके जैसे बच्चे थे, ठीक है। आजकल तो डिजिटल कैमरा है, और डिजिटल कैमरे के भी जमाने लद गए। अब तो फोन ही है सब कुछ, पूरी दुनिया ही फोन है ना, जो मर्जी ढूंढ लो। तो उससे पहले फोटोग्राफी के लिए ना प्रॉपर एक कैमरा होता था बेटा, उसमें एक रोल लगता था। उस रोल के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर होती थी। अगर आपको ऐसा नहीं पता तो घर में मम्मी पापा से पूछना, क्या पता उन्होंने वैसे ही मतलब पुराना खरीदा होगा तो वैसे ही पड़ा हो घर में, क्योंकि आज के डेट में तो कोई यूज करता नहीं, लेकिन कुछ लोग यादों के लिए रख लेते हैं पुरानी चीजें। तो एक बार मम्मी पापा से पूछना। सिंपल एक बॉक्स होता था, उसके अंदर रोल लगता था, और जैसे लाइट का एक्सपोजर होता था
उसका कलर चेंज होता था और आपकी पिक्चर उस पर छप जाती थी। प्रॉपर फंक्शनिंग तो अभी समझ नहीं आएगा इतना कह देने से मेरे, बस इतना समझो, लाइट फॉल होने से सिल्वर ब्रोमाइड की एक लेयर होती थी और वो सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग, तो उससे आपका इंप्रेशन छप जाता था उस पर। जैसे मान लो कार्बन कॉपी होती है, आप दबा के लिखते हो तो कार्बन दूसरे पेज पे छप जाता है, बोलो। तो यहां पे यूं समझो कि लाइट आ रही है और लाइट का पाथ मैंने रोक लिया, तो मेरी इमेज कहां बन जाएगी, पीछे शैडो के रूप में, कुछ इस तरह से होता है। तो जितने दूर मैं आ गया उतने दूर तो पीछे क्या होगा, लाइट नहीं जाएगी, तो मेरी इमेज पीछे बन जाएगी। सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर पे ऐसा ही होता है, ठीक है, कुछ इस फंडे पे काम करता है। खैर फिलहाल इतना डिटेल में आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, एग्जाम में ये आएगा कि एक कंपाउंड है जो कि फोटोग्राफी प्लेट पर यूज होता है। कहां पे यूज होता है, यूज्ड इन फोटोग्राफी, बस इतना भी आ सकता है, फोटोग्राफी में यूज होता है। और जब इस पे सनलाइट फॉल होती है तो इसमें सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो जाते हैं, जिससे जो बीच में ऑब्जेक्ट है उसका इंप्रेशन इस पे छप जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा कंपाउंड है ऐसे पूछेंगे, तो कौन सा कंपाउंड बोलोगे, सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि जनरली येलो या व्हाइटिश कलर का होता है और लाइट के एक्सपोजर से सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग हो जाता है। इसी तरह फोटो डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल है AgCl, और इस पे सनलाइट फॉल होती है तो Ag अलग और क्लोरीन अलग, AgCl2। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, फोटो डिकम्पोजिशन के। एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि आप एक एग्जाम्पल बताइए जिसमें सनलाइट के इफेक्ट से क्या हो रहा हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इनमें से कोई भी बता दो। कलर के बेसिस पे भी पूछा जा सकता है कि एक कंपाउंड है येलोइश कलर का, फोटोग्राफी प्लेट में यूज होता है और जैसे उस पर सनलाइट पड़ती है वो डिकम्पोज हो जाता है, रिएक्शन लिखो, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। वो नहीं बोलेंगे सिल्वर ब्रोमाइड को डिकम्पोज करना है, वो कैसे बोलेंगे, ये कंपाउंड है जो कहां यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है और उस पर सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है वो बताइए। तो आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, आपको कलर भी बताना पड़ेगा, समझ गए, फटाफट लिखिए। हाँ जी, उसके बाद जरा देखना, फोटो डिकम्पोजिशन के बाद एक दो क्वेश्चन यहां पे मैंने डाले हैं। व्हाई इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज सेड टू बी अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहते हैं, ठीक है, तो क्यों कहते हैं भाई बताओ। एग्जैक्टली, बेसिकली क्या होता है इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर हम बात कॉम्बिनेशन रिएक्शन की करें तो वन सिंगल कंपाउंड, सॉरी टू और मोर सिंगल कंपाउंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड, है ना, टू और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। जबकि इन डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, तो कंसेप्ट एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ ईच अदर। अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले तो आपने ये लिख दिया और उसके बाद लिखना कि सिंस इन डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये मैं डिक्टेट कर देता हूं यहां जगह कम पड़ेगी, आप लिखिए, ये रिएक्शन एंड में लिख लेना कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा तो लिखो। सिंस इन डीकंपोजिशन रिएक्शन in decomposition reaction
A single compound split into split लिख लो या break लिख लो, into two or more compounds while in combination reaction two or more compounds combine to form a single compound. Therefore, these two reactions are said to be opposite of each other. These two reactions are said to be opposite of each other. Therefore, these two reaction are said to be of opposite of each other. और अब ये लिख लो, आप पहले लिख लिया तो भी कोई बात नहीं, और नहीं लिखा तो अब लिख लो. हो गया बेटा. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग. एक्चुअली ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी सवाल पूछ लिया तो हो गई गड़बड़, तो इसलिए अभी बता देता हूं, क्योंकि सारी बातें ना वहीं एक ही जगह नहीं आ पाती हैं बेटा कई बार. एक्चुअली मैग्नीशियम ना एक रिएक्टिव कंपाउंड है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है. तो जब इसको ओपन में छोड़ोगे ना, तो ये मैग्नीशियम ओपन में एयर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है, जो कि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है. अब अगर इसको फर्दर मुझे किसी से रिएक्शन कराना है या बर्निंग करानी है, तो मुझे ये लेयर पहले हटानी पड़ेगी, तो इसीलिए उसको पहले क्लीन करना पड़ता है. क्लियर है बात? लिखो इसका भी आंसर. When magnesium is left open in air, for considerable time, कंसिडरेबल में दिक्कत हो रही है तो इनफ लिख लो. इनफ यानी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए.
for considerable time, then it reacts with oxygen and form a layer of magnesium oxide and form a layer of magnesium oxide, layer of magnesium oxide over it. फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा therefore before burning और ब्रैकेट में लिख लेना और रिएक्शन विद एनी अदर कंपाउंड, और रिएक्शन विद एनी अदर कंपाउंड, एनी अदर कंपाउंड, ये पूरा ब्रैकेट में होना चाहिए. It should be cleaned, it should be cleaned to remove the magnesium oxide layer, to remove the magnesium oxide layer. ठीक है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करना पड़ेगा पहले, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब ये मैग्नीशियम है भाई, हवा में खुला छोड़ा हमने, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई. अब इस पे अब ये जब तक हटाओगे नहीं, मैग्नीशियम तो अंदर छुप गया, रिएक्शन कैसे करेगा किसी से? हैं जी, ऐसे साफ कर दो सैंड पेपर से या किसी भी चीज से हटा दो. जैसे अगर मान लो कि आयरन ही होता है, उसके ऊपर अगर कोई लेयर खराब सी चिपक जाती है पेंट की, तो आप क्या करते हो? आप नहीं करते, या जिससे भी करवाते हो क्या करेगा? सैंड पेपर से साफ करेगा ना उसे. तो इस तरह हटानी पड़ती है पहले. क्लियर है बात? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा जी, उसके अलावा ये क्वेश्चन मैं पहले ही आपको करा चुका हूं. कहां पर? इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने कहा था कि जो हाइड्रोजन है वो 2 मोल बनता है और ऑक्सीजन 1 मोल, लिखवाया था. वही सेम आंसर लिखना है, आप वो लिख लीजिएगा. 4th क्वेश्चन देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. किसका इस्तेमाल व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है? बताया था कुछ. किसका? क्विक लाइम का. क्विक लाइम का इस्तेमाल व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है. जिसको पानी में मिलाने के बाद स्लेक्ड लाइम बनता है, उससे हम लोग यूज करते हैं. तो देखो, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला. पहले तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो क्या नाम लिखना? नेम द सब्सटेंस. सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? क्विक लाइम. इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा CaO. ठीक है. राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड विद वाटर. यानी इसको अगर पानी से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, वो भी पूछा गया है. तो क्विक लाइम को पानी से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? स्लेक्ड लाइम, CaOH ट्वाइस. ठीक है, समझ आई बात? फटाफट लिखिए. CaOH होल ट्वाइस लिख लिया सबने? कोई दिक्कत?
चलो जी, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके बुक में होंगे ये। व्हाट हैपेंस व्हेन ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज स्ट्रांगली हीटेड? फेरस सल्फेट क्रिस्टल को अगर हम गर्म करें तो क्या होगा? ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन मैंने पढ़ाया है, जरा जाके ढूंढो उसमें क्या लिखा हुआ है। पीछे की क्लासेस का जो काम है उसमें देखो, इधर देखो बेटा, नोट्स में हर चीज मिलेगी। ठीक है, फेरस सल्फेट को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? Fe2O3 बनता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। Fe2O3 जो होता है फेरिक ऑक्साइड, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर। तो जब कभी भी आंसर लिखते हो आप कलर भी मेंशन करो, अगर मैंने कलर आपको बताया हुआ है तो आप ये लिखोगे ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट is when strongly heated it decomposes into Fe2O3 जो कि क्या होता है? रेडिश ब्राउन, एंड रिलीज या एंड SO2 एंड SO3, ये दोनों गैस होती हैं, SO2 एंड SO3। क्लियर है बात? ये वाला दूसरा लिख लिया, ये भी डीकंपोजिशन में बताया था। ये देखो, रिएक्शन के जस्ट बाद मैंने क्वेश्चन इसीलिए डाला है कि आपने डीकंपोजिशन रट तो लिया, लेकिन आपने जैसे रटा वैसे एग्जाम में नहीं आया। कहते तो सर ने जो पढ़ाया वो आया ही नहीं। आया वही है, पूछने का तरीका बदल जाता है और आपको लगता है वो तो आया ही नहीं। तो यहां पे देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन कलर्ड व्हाइट कलर्ड लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड? क्या होता है जब लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट करते हैं? तो भैया लेड नाइट्रेट, ये जो पाउडर होता है PbNO3 ट्वाइस होता है ना, Pb का 2 वैलेंसी होती है। तो मैंने कहा था ये व्हाइट पाउडर जो होता है जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेड ऑक्साइड में। किस कलर का होता है? येलो। और साथ में कौन सी गैस निकलती है? NO2, जो कि कौन से कलर की होती है? ब्राउन कलर का फ्यूम होता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होंगी, कलर वगैरह भी। यहां तो इन्होंने सीधा पूछ लिया कि लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा। कभी कभी तो ये कह देते हैं कि व्हाइट कलर का लेड का एक कंपाउंड है, कौन सा तुम जानो, लेड के तो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। तो व्हाइट कलर का एक लेड का कंपाउंड है और उसको गर्म करने पर एक येलो सॉलिड और ब्राउन कलर की गैस निकलती है, या खाली कभी कह देंगे ब्राउन कलर की गैस निकलती है। तो उससे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आपको किसकी बात कही जा रही है। यार सिंपल सा फंडा है बेटा, तुमसे कोई पूछे आसरा में क्लास लेनी है तो तुम रास्ता बताओगे, कौन पढ़ाएगा? रवि सर। कैसे पहचानेंगे? तो आप मेरा हुलिया बताओगे, चश्मा लगाते हैं, ठीक ठीक कद काठी के, ना ज्यादा छोटे ना ज्यादा लंबे, कुछ ऐसा बताओगे ना। मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन बताओगे, ठीक है सांवले से हैं, कुछ ऐसे ही बोलोगे। तो हमें ये चीजें एक्सप्लेन जैसे करनी पड़ती है, वैसे ही कोई केमिकल रिएक्शन होगा ना, आपसे पूछा जाएगा उसी के हिसाब से कि एक व्हाइट कलर का लेड का कंपाउंड है, तो आपके माइंड में एकदम क्लिक करना चाहिए तुरंत कि व्हाइट कलर का लेड कंपाउंड क्या होता है? PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। फिर क्वेश्चन में ये बोला गया
उसको गर्म करने पर ब्राउन कलर का फ्यूम निकलता है। तो भाई यही ऑप्शन है। आगे आपको जितने रिएक्शन बताऊंगा उसमें कोई ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ एक गैस निकलती है जो ऑक्सीजन, जो कंबशन को सपोर्ट करती है। कभी कभी ये लिखा मिल भी सकता है और कभी नहीं भी मिल सकता है। बस इतना लिखा मिलेगा कि जिससे आप पहचान कर पाओ। तो रिएक्शन याद होगा तब तो पहचान करोगे। बोलो, समझ आई बात? हाँ बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हो? जो वो है हमारे, वो इधर 5 घंटे अभी बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस अभी कर देते हैं। बैलेंस तो शायद यहां भी नहीं किया था, ठीक है, बैलेंस अभी कर देते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बैलेंसिंग सीखी थी। आप देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 और 6 कैसे बैलेंस होगा। यहाँ पे 2 लिखने से सब जगह बात बन जाएगी? नहीं, अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ भी 2 लगेगा, अभी भी रह गया। हाँ, तो बैलेंसिंग तो जरूरी है, वो तो आपको करना ही है। अगर बैलेंसिंग नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, 8, 10, 2, 12, 6 दूनी 12, ठीक है। तो आपका इसका आंसर ये नहीं है कि बस रिएक्शन लिखा और बात खत्म। अगर वो कहते हैं रिएक्शन लिखो तब तो ये लिखना जरूरी है, नहीं तो आपको इंग्लिश में स्टेटमेंट वाइज आंसर ये लिखना पड़ेगा कि व्हेन व्हाइट कलर्ड lead nitrate is heated, it decomposes to form। देखो बेटा, ये इंग्लिश की स्टेटमेंट में बना कर लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है आप भी एग्जाम में एग्जैक्टली यही लाइन लिखो, लेकिन मीनिंग यही निकलनी चाहिए। रटना नहीं है, अंग्रेजी ठीक करो कि मीनिंग समझ के आप लिख सको, ठीक है। डिकम्पोजेस टू फॉर्म येलो कलर्ड लेड ऑक्साइड, येलो कलर्ड लेड ऑक्साइड and brown fumes of NO2 along with release of O2 गैस, साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। समझ आई बात? कोई दिक्कत किसी को? फटाफट लिखिए। हो गया सबका? चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा यहां पे कहा जा रहा है कि एग्जाम्पल बताओ फोटोकेमिकल रिएक्शन का। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, लाइट का इस्तेमाल हो। और उन्होंने ये भी कहा है इन डेली लाइफ एक्सेप्ट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इन जनरल हम आपसे जब भी पूछते हैं तो आपको फोटोसिंथेसिस याद आ जाता है, छोटी क्लास की बात। तो फोटोसिंथेसिस के अलावा मैंने क्या बताया था? AgBr या AgCl ले लो, जो कि फोटोग्राफी प्लेट पर इस्तेमाल होता है। सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है बेटा। और इसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? Ag और Br। ये एग्जाम्पल हो गया एक। होने को तो फोटोकेमिकल रिएक्शन और भी बहुत सारे होते हैं बेटा, फिलहाल लेकिन इस चैप्टर में अभी यही पढ़ो आप लोग। क्लियर? तो इसमें आप एग्जाम्पल में रिएक्शन लिखना था, लिख दिया। समझ आ गई बात? फटाफट लिखिए। मेन चीज ये है कि कब कौन सा रिएक्शन लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। कई बार आपकी नॉलेज तो होती है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता इसका आंसर क्या लिखना है, तो वैसे बात नहीं बनेगी, ठीक है। हो गया बेटा? हाँ जी। अच्छा, मैंने हीट लिख दिया क्या? सॉरी बेटा, ये मेरी गलती है, मेक इट करेक्ट प्लीज।
मैंने बोला तो लाइट ही था, वो लिख गलती से ट्रायंगल दिया। ओके, हाँ लाइट करो उसको। देखो अभी तक ना 5 टोटल केमिकल रिएक्शन में से मैंने बस 2 ही समझाए आपको। कौन कौन से? एक कॉम्बिनेशन और एक डीकंपोजिशन। आगे जो रिएक्शंस है ना उनमें एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है जिसमें ये रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ती है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में नहीं दिया हुआ, फिर भी इसके बगैर आप तीसरा टाइप समझ ही नहीं सकते। तो रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है पहले आपको वो समझना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है बेटा कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सॉरी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अब अंग्रेजी में तो यहां भी लिखा हुआ है, सर मीनिंग समझा दो। भाई एलिमेंट को अरेंज कर दो, जो ज्यादा रिएक्टिव है उसे ऊपर और ज्यादा जो कम रिएक्टिव है वो नीचे। कहोगे उसका क्या फायदा होगा? उसका ये फायदा होगा कि अगर मान लो कि ये मैंने ऐसे लिखा है इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ऐसे अगर लिखा हुआ है तो छूटे के साथ ही मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई एल्यूमिनियम और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है तो आप तुरंत बता पाओगे कौन? एल्यूमिनियम। क्योंकि मैंने क्या कहा कि ऊपर ज्यादा रिएक्टिव होगा और नीचे, क्योंकि अगली क्लास में मैं जो टॉपिक आपको कराने वाला हूं, अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको ढंग से याद नहीं तो कंफ्यूजन होगी। कभी तो मैं रिएक्शन कहूंगा होगा और कभी कहूंगा नहीं होगा। अब वो कब होगा कब नहीं होगा सब ये बताता है, ठीक है। तो आपको ये ऐसी सीक्वेंस में रटना है कि जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव, जो नीचे है कम रिएक्टिव, जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। और यहां तो कुछ 12-15 एलिमेंट लिखे हुए हैं, टोटल एलिमेंट 118 होते हैं। आप कहोगे सारे याद करने पड़ेंगे? नहीं, आपको इतने ही याद करने। अच्छी बात यही है, हो सकता है कोई एक आधा और मैं ऐड कर दूं आगे जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो इससे ज्यादा नहीं। तो आपको ये 12-15 यही बस याद करने हैं, कर लोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज का जस्ट ये मतलब होता है कि भैया एक अरेंजमेंट जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ऊपर रहेगा और कम रिएक्टिव एलिमेंट नीचे रहेगा। एग्जाम में अगर आ जाता है तो डेफिनेशन तो रटनी भी पड़ेगी क्योंकि लिखना तो पड़ेगा ना। तो देखो, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in a vertical column in order of decreasing reactivity from top to bottom is called what? Reactivity series. Yes, clear है बात? तो रिएक्टिविटी सीरीज हम किसको कहते हैं? एलिमेंट्स को अगर अरेंज कर दे, मेटल्स को, बेसिकली ये सारे मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की आधी प्रॉपर्टी मेटल की होती है, आधी नॉन मेटल की। तो बस इसमें से एक हाइड्रोजन छोड़कर बाकी सारे मेटल्स हैं, तो इसको हम लोग मेटल का ही कॉलम कहते हैं, जिसमें ज्यादा रिएक्टिव ऊपर रहता है और कम रिएक्टिव। तो इसमें मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अगर मैं पूछूं तो कौन होगा? पोटेशियम। के से कैल्शियम नहीं होता, पोटेशियम बोला था मुझे तो कैल्शियम भी सुनाई दिया था किसी ने बोला। और लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? गोल्ड। और गोल्ड का सिंबल AU होता है, गोल्ड का G नहीं होता। हर एक का उसके इनिशियल से नहीं होता है, कई बार ग्रीक और लैटिन नेम भी होते हैं इनके। जैसे गोल्ड का नाम होता है ओरम, ठीक है। याद है नहीं याद है छोड़ो, या पता है नहीं पता है छोड़ो, ये 11th-12th में सीख जाओगे, ठीक है। इनके पोटेशियम के के से क्यों होता है, ग्रीक और लैटिन नेम वगैरह कुछ डाले जाते हैं, वो अभी आपका मैटर नहीं है। फिलहाल आप सिंबल याद करो, क्लियर, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगी अगली क्लास में, याद करके आना, नहीं तो अगला टाइप समझ नहीं आएगा। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए, आज के लिए बस इतना ही बेटा।